हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और बीच में कुछ कारणों से ये सीरीज पूरी तरीके से रुकी गई थी, यानी चैनल ही डेड हो गया था। चैनल पे मैंने वीडियोस ही डालना बंद कर दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा समय निकाल के मैंने सोचा कि चलिए, जिस सीरीज को हमने पहले छोड़ दिया था, मुझे याद है कि लास्ट वीडियो मैंने 6 अक्टूबर 2023 को डाली थी और आज एक साल से भी ज़्यादा हो गया है। आज शायद 23 अक्टूबर, हाँ शायद क्यों बोल रहा हूँ, 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर 2024 को आज से मैं फिर से ये सीरीज शुरू करने का सोच रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम जिस प्रकार से हमने डीएसएसबी की तैयारी करने का सोचा था, या जिस तरह से मैंने कंटेंट प्रोवाइड कराना शुरू करा था, जिसमें मैंने कंप्लीट एनआईओएस हिंदी में कराई थी, तो यदि सपोर्ट रहा तो मैं कंप्लीट एनआईओएस लेकर आऊँगा इंग्लिश में। अभी हिंदी में मैंने पूरी करा रखी है, इंग्लिश में लेकर आऊँगा और बेहतर तरीके का कंटेंट रहेगा, बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, क्योंकि रिसोर्सेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जब मैंने हिंदी में कराई थी वो शायद मैंने 2021 में कराई थी और आज 2024 है, तो 3 साल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं, काफ़ी चीज़ें एड ऑन हुई हैं। तो वो चीज़ें भी हम शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम डी एस एस बी डी ओ ई 16 मार्च 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। किस प्रकार के क्वेश्चंस आए थे। क्वेश्चंस तो डीएसएसबी में जैसे आते वैसे ही आए थे, आड़े टेढ़े उल्टे सीधे। तो जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस आए थे उन सभी को हम यहाँ पे बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों में स्थायी शारीरिक विकलांगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन हैज परमानेंट फिजिकल डिसेबिलिटी? प्रमस्तिष्क विकास, सेरेबल पैलिसी, मांसपेशीय दुर्विकास, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बौनापन या ड्वार्फिज्म। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो परमानेंट रहेगी, जो सही नहीं होती? तो ये तीनों ही बीमारियां ऐसी हैं, डिसेबिलिटी होती हैं, इन्हें हम बीमारी नहीं कहेंगे। ये ऐसी विकलांगता है जिसको आप सही नहीं कर सकते। सेरेब्रल पैलिसी हो, मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो या ड्वार्फिज्म हो। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर पहले ही दिख गया होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन है उनमें आपको आंसर पहले से नहीं दिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट विथ हेयरिंग इम्पेयरमेंट? हेयरिंग इम्पेयरमेंट मतलब श्रवण बाधित, जिनको सुनने में दिक्कत होती है। जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत होगी या जिस व्यक्ति को सुनने में दिक्कत होगी, उसके लिए कौन सा असिस्टिव डिवाइस रहेगा, कौन सा सहायक उपकरण रहेगा? ठीक है, खुद से क्वेश्चन करने की भी कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट है ऑप्टिकल एड्स, ऑप्टिकल सहायता, व्हील चेयर, व्हील चेयर ही बोलते हैं, क्रेचर्स, बैसाखी या कम्युनिकेशन बोर्ड, संचार बोर्ड। देखिए, जिसको सुनने में दिक्कत है उसको आप ऑप्टिकल एड देने से तो फायदा नहीं है, आंखें तो बढ़िया है, सिर्फ सुनने में दिक्कत है। व्हील चेयर का भी वो क्या ही करेगा, बैसाखी लेके क्या करेगा? तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर रहेगा, संचार बोर्ड, कम्युनिकेशन बोर्ड। कम्युनिकेशन बोर्ड होता किस प्रकार का है वो देख लेते हैं। जैसे कि हमारी वीडियोस की विशेषता ही होती है कि हम एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान रखते हैं। तो ये कम्युनिकेशन बोर्ड होता है जो आ, बच्चे को सहायता करेगा। बच्चा इस प्रकार से उस पे इशारे करेगा तो उन इशारों को वह समझ जाएगा। तो ये कम्युनिकेशन बोर्ड होता है जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के लिए रहेगा। थर्ड, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एकीकरण योजना को डिजाइन करने के लिए व्यवस्थित मॉडल के प्रमुख घटक निम्न में से कौन कौन से हैं? Which of the following are the major component of a systematic model for designing and information and communication technology integration? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए तर्क, रेशनल फॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, कार्यान्वयन के लिए रणनीतियां, स्ट्रेटेजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, इसमें दोनों ही सही हैं। अगर हम किसी भी मॉडल को लगाना चाहें तो रेशनल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसका एक सही तरीके से उपयोग के लिए तर्क हो, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक स्ट्रेटेजी हो कि इस टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से लगाना चाहोगे। तो दोनों ही आंसर सही रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड।
ये होता है सिस्टमेटिक मॉडल फॉर डिजाइनिंग एंड आईसीटी इंटीग्रेशन प्लान। देखो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, अगर हम इसके की कंपोनेंट्स की बात करें, की कंपोनेंट्स ऑफ द मॉडल्स आर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, द रेशनल फॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ये मिल गया, स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ये भी मिल गया। और ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, ये क्वेश्चन आपका एनआईओएस से बना हुआ है। जो लोग मुझे जानते होंगे, मेरे चैनल से जुड़े होंगे, उन्हें पता होगा कि मैंने एनआईओएस पर बेस्ड बुक्स भी निकाली है, एक हिंदी में भी आती है और एक इंग्लिश में भी आती है। जिस लैंग्वेज में आपको ठीक लगे उस लैंग्वेज में आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उस बुक का आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन वहाँ से बनकर आया है। बाकी ये इसका पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आप इसको और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। व्यक्तिगत शिक्षण के प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट है, इंडिविजुअल असाइनमेंट शुड बी गिवन टू स्टूडेंट ऑलमोस्ट एवरी डे। छात्रों को लगभग हर दिन व्यक्तिगत असाइनमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ओवर इंटरफेरेंस शुड बी अवॉइडेड व्हाइल मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स वर्क। छात्रों के काम की निगरानी करते समय अत्यधिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। ये तो बिल्कुल ठीक लग रहा है भाई। देखो, ज्यादा ही इंटरफेयर मत करो, फिर वो बच्चे के अंदर स्ट्रेस आ जाता है और वो कुंठित होने लगता है। और ये भी ठीक है, अगर हम व्यक्तिगत शिक्षण करा रहे हैं तो डेली उसको इंडिविजुअल असाइनमेंट देने में भी कोई बुराई नहीं है, तो ये भी सही है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, इस वजह से बीच बीच में आपको ये सुनने को मिल सकता है खांसी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 11वीं इरेगुलर कैवलरी सैनिकों को कब निरस्त किया गया था। तो ये समझने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये 1 अगस्त 1857 को निरस्त कर दिया था। इतिहास वाले इसके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, सीधी इस बात तो ये है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मिलिटेंट नेशनलिस्ट्स। जो उग्र राष्ट्रवादी थे, आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उदारवादी थे, उग्रवादी थे, तो जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनके बारे में कौन सा कथन सही है। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ देम वर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल एंड लाला लाजपत राय। पता होगा उनको, लाल बाल पाल के नाम से भी जानते थे। उनमें से सबसे प्रमुख थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही बात है, उग्र राष्ट्रवादियों में ये तीनों नेता बहुत इंपॉर्टेंट थे। द पॉलिटिकल वर्क इनकरेज्ड सेल्फ रिलायंस। राजनीतिक कार्य ने आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित किया, ये भी ठीक है। दे डिड नॉट हैव फेथ इन द मास एक्शन। उन्हें जन कार्रवाई में विश्वास नहीं था। क्यों नहीं था भाई, उन्हें जन कार्रवाई में विश्वास था। इस नोट के वजह से या इस वाले नोट की वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग विच इवेंट डिड द वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड। किस घटना के दौरान महिलाओं का मतदान देने का संघर्ष सुदृढ़ हुआ। तो ये हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद महिलाओं को मत देने का अधिकार को सशक्तिकरण मिला, यह संघर्ष हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटिंग अरेंजमेंट ग्रुप वर्क इज नॉट पॉसिबल। निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था में समूह कार्य संभव नहीं है। स्टूडेंट्स सिटिंग इन रोज, स्टूडेंट सिटिंग इन स्मॉल सर्कल। बच्चे रोज में बैठ रहे हैं या बच्चे स्मॉल सर्कल्स में बैठ रहे हैं। तो अगर हम समूह कार्य कराना है तो बच्चों को ऑब्वियस है कि उन्हें स्मॉल सर्कल में ही यानी छोटे वृत्तों में ही बिठाना पड़ेगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एडवांटेज ऑफ सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स। छात्रों में समान योग्यता वाले समूहीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा सही लाभ है। इफेक्टिव फॉर ग्रुप एक्टिविटीज इन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज। गणित और भाषा जैसे विषयों में सामूहिक गतिविधियों के लिए प्रभावी रहेगा। या स्टूडेंट कैन स्टडी इन देयर ऑन पेस।
छात्र अपनी गति से अध्ययन कर सकते हैं। देखो हम बाल विकास में ज़्यादातर ये पढ़ते हैं कि हमें विषम योग्यताओं वाले ग्रुप बनाना चाहिए, जिन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप बनाना चाहिए। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में हेट्रोजीनियस को हमें चूज करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो होमोजीनियस ग्रुप वाला जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, स्थिति के हिसाब से हमें काम करना होता है। जैसे हमने अभी तक आप लोगों ने जो व्याख्यान विधि है, जिसे हम लेक्चर मेथड बोलते हैं, लेक्चर मेथड की बुराइयां ही सुनी होगी, बोरियत भरी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, लेकिन बड़ी क्लासों में यही मेथड यूज की जाती है और इसी मेथड का हमें प्रयोग करना होता है वहां पर। तो ये मेथड बुरी नहीं है, कहाँ पर किस मेथड का प्रयोग करना है वो आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिमिलर एबिलिटी ग्रुपिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज के लिए ये बहुत सही है कि सभी बच्चे समान गति से सीख इन चीज़ों को कर पाएंगे, बच्चा अपनी गति से इन चीज़ों को कर पाएगा। तो दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द टास्क ऑफ यूनिट प्लानिंग स्टार्ट्स विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर यूनिट्स आउट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स कंटेंट्स। Which of the following topics cannot be combined into a single unit named Natural Resources of India? इकाई नियोजन का कार्य निर्धारित पाठ्यक्रम सामग्री से उचित इकाइयों के निर्माण से शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत के प्राकृतिक संसाधन नामक एकल इकाई में संयोजित नहीं किया जा सकता? कुछ नहीं है, इसमें आपको बस ये समझना है कि एक चैप्टर है जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया। अब इस चैप्टर के अंदर आप क्या क्या रखोगे और क्या क्या नहीं रखोगे, बस इतना से दिमाग लगाना है। नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बताओगे आप, वाटर नेचुरल रिसोर्सेस है इसके बारे में बताओगे, बिल्कुल बताओगे। जल संसाधन किसके अंदर रखेंगे? फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्सेस है, बिल्कुल है, इसको भी रखेंगे। मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार के साधन, आधुनिक संचार के साधन जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, आपका ईमेल हो गया या कंप्यूटर हो गया, ये तो नेचुरल नहीं है, तो इनको तो आप नहीं रखोगे। मिनरल्स नेचुरल है, बिल्कुल मिनरल नेचुरल है। तो इन तीन टॉपिक को हम इस वाले चैप्टर के अंदर रखेंगे। हमें क्या बताना था कि किसको आप कैन नॉट बी कंबाइंड, किसको आप नहीं रखोगे? तो मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आधुनिक संचार साधन को आप नहीं रखोगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन इज करेक्ट? समावेशी शिक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इसे एक बहुआयामी अवधारणा माना जाता है। इट इनकम्पास द प्रोसेस ऑफ स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन एंड अ फोकस ऑन चिल्ड्रन एंटाइटलमेंट एंड एक्सेस टू एजुकेशन, इसमें स्कूल परिवर्तन की प्रक्रिया, बच्चों के अधिकार, शिक्षा तक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा, इसे एक बहुआयामी अवधारणा माना जाता है, ये बात भी सही है। इसमें स्कूल परिवर्तन की प्रक्रिया पे, बच्चों के अधिकार और शिक्षा तक पहुंच, यानी कि बच्चा शिक्षा तक पहुंच सके, इस पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एम्पावर्ड वुमेन? बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सशक्त महिलाओं का सूचक है? महिलाएं इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, बिल्कुल ठीक। पार्टिसिपेट इन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन में भाग ले, दोनों ही सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई शक नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, सही बात। सम स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्पीक ऑफन इन क्लास एंड हु टिपिकली डेवलप आइडियाज एंड क्वेश्चंस इन देयर माइंड्स बिफोर स्पीकिंग आर, हमेशा अलग अलग तरह के छात्र होते हैं। कुछ छात्र जो कक्षा में अक्सर नहीं बोलते और जो बोलने से पहले अपने मन में विचार और प्रश्न विकसित करते हैं। ये तो मेरी बात हो रही है, अगर आप स्कूल टाइम में बात करो तो मेरा बिहेवियर कुछ इस प्रकार ही था। तो इस प्रकार के बालक किस तरह के रहेंगे? रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट रहेंगे, चिंतनशील छात्र,
शाय रहेंगे शर्मीले छात्र, एक्टिव स्टूडेंट्स रहेंगे सक्रिय छात्र, नॉन अकेडमिक स्टूडेंट्स रहेंगे गैर शैक्षणिक छात्र। तो नॉन अकेडमिक तो रहेंगे नहीं भाई, हम अकेडमिक में तो बहुत बेहतरीन थे, ए ग्रेड, ए प्लस से नीचे कभी कुछ आया ही नहीं है। हमें एक्टिव स्टूडेंट कभी नहीं कहा गया था। हमें शर्मीला स्टूडेंट बहुत सुनने को मिला था कि ये तो चुपचाप बैठ रहते हैं, शर्मीले हैं, बोलते ही नहीं हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट होते हैं रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट, चिंतनशील छात्र। ठीक, क्योंकि देखो अगर बच्चा कभी बोले ही ना, ठीक है, हमेशा चुप ही रहे, टीचर खड़ा करे फिर भी नहीं बोल रहा, नीचे मुंह करके खड़ा है, तो भाई वो है शर्मीला। हमारे मन के अंदर तो बहुत सारे विचार आते थे, क्वेश्चंस डेवलप होते थे अंदर, उन क्वेश्चंस को हम आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक से विचार विमर्श भी करते थे, शिक्षक से डिस्कस भी करते थे। तो हम लोग थे रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट, चिंतनशील छात्र। ठीक, तो इस तरह का बच्चा रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडरिंग द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कैपिटेशन फीस। जो कैपिटेशन फीस होती है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है? द फाइन फॉर रिसीविंग कैपिटेशन फी में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स द कैपिटेशन फी चार्ज्ड। बिल्कुल सही। अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल वाले ने किसी बच्चे से पैसे ले लिए या फीस ले ली तो उससे 10 गुना तक उसको चार्ज देना पड़ सकता है। सब्जेक्टिंग अ चाइल्ड टू स्क्रीनिंग प्रोसीजर इज ऑल्सो फाइन वर्दी। अगर बच्चे को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन कर रहे हैं या आप एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया चला रहे हो, उसमें से कुछ बच्चों को आप छांट के एडमिशन दे रहे हो, तो ये भी जुर्माने के योग्य है। दोनों ही जुर्माने के योग्य है, दोनों ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इमिटेशन। अनुकरण के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, देखो इफेक्ट ऑफ इमिटेशन, अगर आपने पहले वीडियोस देखे होंगे जिनमें हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन करा है, तो आपने इस तरह के क्वेश्चंस को देख रखा होगा, या फिर जिन्होंने NIOS पढ़ रखी है उन्होंने तो देख ही रखा होगा। ठीक है, तो 3 प्रकार के इमिटेटिव बिहेवियर होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा NIOS से उठकर आया हुआ है। मॉडलिंग इफेक्ट में क्या होता है? एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल। ठीक, और एक होता है एलिक्टिंग इफेक्ट, इट इज कंसर्न्ड विद द रिएक्टिव फंक्शन ऑफ एन आइडिया एंड नॉट ऑन इट्स बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे देखो नोट लगा हुआ है, नोट ऑन इट्स बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये खुद का व्यवहार नहीं होता, ये दूसरे का व्यवहार होता है। दूसरे का व्यवहार कैसे? कि ड्यूरिंग अ गेम, एक गेम के दौरान आपने देखा कि एक ने उठ के ताली बजाई तो सारे ही ताली बजाने लगे। ये आपने देख रखा होगा, गेम में देख रखा होगा, गेम में नहीं तो आपने किसी हॉल में देख रखा होगा, या कोई जब लेक्चर दे रहा होता है और उसका स्पीच, कोई स्पीच दे रहा होता है, उसका स्पीच बहुत पसंद आता है, तो 2-4 ताली बजाना शुरू करते हैं और उनको देखकर पूरा हॉल ताली बजाने लगता है। वो होता है इलेक्टिंग इफेक्ट। अब इनहिबिटरी इफेक्ट एंड डिसइनहिबिटरी इफेक्ट क्या होता है, ये आप बढ़िया बैठ के आराम से ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आपको खुद इसको समझना है। ऑप्शन क्या क्या थे? फर्स्ट ऑप्शन था एक्वायरिंग न्यू बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अ मॉडल इज द मॉडलिंग इफेक्ट। बिल्कुल ठीक, यही देखा था हमने। एक आदर्श के अवलोकन के परिणाम स्वरूप नया व्यवहार प्राप्त करना आदर्शीय प्रभाव है, सही है। एन इलस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टिंग इफेक्ट इज द मास बिहेवियर। प्रकटीकरण प्रभाव एक सामूहिक व्यवहार है। बिल्कुल सामूहिक व्यवहार होता है, कोई एक का नहीं होता, ये पूरा समूह एक साथ कर रहा होता है। दोनों ही सही है। तो ऑप्शन नंबर, एक मिनट, नोट करेक्ट था, नोट करेक्ट था तो बी नहीं होगा, ए होगा, नीदर 1 नोर 2। आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन सिचुएशंस चिल्ड्रंस राइट्स आर वायलेटेड। पहचाने की दी गई स्थिति में से किसमें बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। चलो, पहला ऑप्शन है रवि वाज फोर्स्ड टू कैरी हैवी लोड एंड वर्क फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन।
रवि को भारी बोझ उठाने और लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बिल्कुल ठीक है भाई, उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फर्स्ट में तो हो रहा है। सेकंड है, शीना डिडंट गेट प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी। शीना को उचित स्वास्थ्य देखभाल नहीं मिली है, इसमें भी उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। राधा इज टेकिंग सिक लीव फ्रॉम स्कूल। राधा को स्कूल से बीमारी की छुट्टी ले रही है, मिल रही है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें तो उसके अधिकार का प्रयोग हो रहा है। तो दोनों राइट आंसर रहेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, सभी में ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा है, पता नहीं मैंने ही टाइप करा है, मैंने कैसे टाइप करा है। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है इसका भी। 17 है, द असिस्टिव टेक्नोलॉजी स्विप स्टिक्स इज अ वर्चुअल एडेप्टर। सहायक तकनीकी स्विप स्टिक्स एक आभासी अनुकूली है, यह एक माउस का ऑल्टर है, ठीक है। जो मनोविकार से ग्रसित होते हैं उनके लिए यह टेक्नोलॉजी विकसित की गई थी, माउस की जगह वे इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते थे। इसके बारे में विस्तार रूप से आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, पीडीएफ में देखना और बढ़िया पढ़ना, आराम से समझ में आएगा। 18 है, शिक्षण अधिगम सामग्री को विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल ऑल्सो बी कैन बी क्लासिफाइड इन वेरियस वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तैयार सामग्री, रेडीमेड मटेरियल, अप्रक्षेपित सामग्री, नॉन प्रोजेक्टेड मटेरियल, संवेदी सामग्री, सेंसरी मटेरियल, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल। देखो, ऐसे क्वेश्चन ही इस एग्जाम को टफ बनाते हैं और इनको देखकर ही हमारी हालत खराब हो जाती है। इनमें हमें सारे ही के सारे सही लगते हैं, ठीक है। मेरे ने तो चलो क्वेश्चन देख रखे हैं, तो मैं तो बता दूंगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंसरी मटेरियल्स। लेकिन कहाँ से क्वेश्चन बनकर आया, क्वेश्चन यहाँ से बनकर आया, ठीक है। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मेरी बुक का ही एक पेज का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे डाल रखा है। टाइप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में कौन कौन से टाइप होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स एक्सपीरियंस होते हैं, प्रीपर्ड टीएलएम होते हैं, ऑडियो एड्स होते हैं, विजुअल एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल होते हैं, प्रोजेक्टेड होते हैं और नॉन प्रोजेक्टेड होते हैं, और एक्सपीरियंशियल एड्स होते हैं। ये होते हैं आपके लर्निंग एड्स। ये हिंदी में बुक है तो ये उसका स्क्रीनशॉट है। हमारे ऑप्शन में क्या था, तैयार सामग्री। तैयार सामग्री ये है प्रीपेयर्ड टीएलएम, ठीक है। अप्रक्षेपित सामग्री, अप्रक्षेपित सामग्री नॉन प्रोजेक्टेड एड्स, ये भी मिल गया, ये नॉन प्रोजेक्टेड एड्स। ऑडियो विजुअल मटेरियल, ये ऑडियो विजुअल एड्स, ये भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनकर आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, क्योंकि सेंसरी मटेरियल नहीं था। क्वेश्चन कहाँ से बनकर आया था, एनआईओएस से बनकर आया था। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो वहां से आप ये देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19, द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम द ईयर। इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ सकता है, याद रख लेना, IEDSS। IEDSS का व्हाट इज द स्टैंड्स फॉर IEDSS, ऐसा पूछ सकता है। और ये कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2009-10 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, which of the following statements is not correct regarding the right of children to the free and compulsory education act 2009। बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, अ चाइल्ड शैल हैव नो राइट टू सीक ट्रांसफर टू एनी अदर स्कूल। ये देखो, बच्चे को मतलब किसी दूसरे स्कूल में जाने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो ये तो गलत है। Children are not liable to pay fee to complete their elementary education। बच्चों को अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए फीस भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सही है। Every child from 6 to 14 years is eligible for education under this act। ये भी बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु का प्रत्येक बच्चा शिक्षा के लिए पात्र है। तो पहला गलत है, बाकी सारे सही हैं। और क्वेश्चन में पूछा था कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। अब जाके ऑप्शन नंबर डी आया, अभी तक ऑप्शन नंबर बी ही आ रहा था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 21, in order to regulate the appropriate caloric caloric intake in preschoolers मतलब छोटे बच्चे 3 से 6 साल तक के, which of the following statement is correct? प्री स्कूलर में उचित कैलोरी सेवन को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो देखते हैं। चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स ईटिंग हैबिट, बच्चों को अपने माता पिता की खाने की आदतों का पालन करना चाहिए। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सारे ऑप्शन पढ़ते हैं फिर अपन सही ऑप्शन को टिक करेंगे। चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू फिनिश देयर फूड प्लेट्स, हाँ ये भी हो सकता है कि बच्चे को अपनी खाने की प्लेट खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करें। चिल्ड्रन शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड टू ईट एवरीथिंग गिवन टू देम सो दैट दे सेल्फ रेगुलेट देयर कैलोरिक इंटेक, बच्चों को उन्हें दी गई हर चीज़ को खाने के लिए दबाव नहीं डालना ताकि वे अपने कैलोरी सेवन को स्वयं नियंत्रित कर सकें, ये भी ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी फीड ऑन शेड्यूल, बच्चों को समय पर खाना खिलाना चाहिए, ये भी ठीक है। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें कभी भी भूख लगती है, कभी भी खाते हैं और कुछ भी खाते हैं। उन्हें जब भूख लगे वह तब खाएं, यह सबसे सही तरीका रहेगा। पेरेंट्स की हैबिट को छोटे बच्चे फॉलो नहीं कर सकते। भाई पेरेंट्स तो सुबह उठे, कोई किसी के पेरेंट्स 10 बजे खा रहे हैं, किसी के पेरेंट्स 12 बजे खा रहे हैं, किसी के सुबह 8 बजे कर रहे हैं, फिर कोई लंच में 1 बजे खा रहा है, 2 बजे खा रहा है, शाम को 8 बजे खा रहा है। ऐसा नहीं होता छोटे बच्चों के साथ, इन्हें बार बार भूख लगती है और थोड़ा थोड़ा ये बार बार खाते हैं। बच्चों को उनका खाना ख़त्म करने के लिए इनकरेज करें, ठीक है, लेकिन इससे बच्चों के ऊपर एक प्रेशर बढ़ता है। बच्चे थोड़े से कुंठित या स्ट्रेस फील करते हैं फिर खाने को लेकर, वो फिर भागेंगे वहाँ से, आपसे बचकर खाने की कोशिश करेंगे। सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका, कि बच्चों को आप प्रेशर मत करो कि आप सब कुछ खाओ, जो वो खा रहा है उन्हें खाने के लिए दो ताकि वे अपना कैलोरी इंटेक खुद रेगुलेट कर सके, क्या खाना है क्या नहीं खाना उसको खुद ही नियंत्रित कर सकें। बच्चों के खाने का शेड्यूल आपको इतनी जल्दी नहीं बनाना होता है, बच्चे बड़े होते हैं 6 साल 8 साल 10 साल के, तो आप शेड्यूल बना सकते हो किस समय क्या खाना है, लेकिन 3 से 6 साल तक के बच्चों को शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक आक्रमण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल एग्रेशन? साइकोलॉजिकल एग्रेशन मतलब कि एक ऐसा एग्रेशन जिसमें आप दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको किसी पर यदि गुस्सा आता है, यदि आप किसी के ऊपर एंग्री होते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, उसकी किसी चीज़ को तोड़ सकते हैं, अपनी चीज़ को तोड़ सकते हैं, उसको चोट पहुंचा सकते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल एग्रेशन में आप क्या करते हैं, आप करते हैं, सिंपल भाषा में जैसे कहते हैं आप चुगली करते हैं, ठीक, उसके बारे में किसी से बात करते हैं, तो वो आता है आपका साइकोलॉजिकल एग्रेशन के अंदर। इसे हम बोलते हैं संबंध परक आक्रमण, रेशनल एग्रेशन। रेशनल एग्रेशन जो है वो आपका साइकोलॉजिकल एग्रेशन का ही एक प्रकार है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रेशन दे रखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ये रेशनल एग्रेशन दे रखा है यहाँ पर। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोंग द पर्सपेक्टिव ऑफ जेंडर डेवलपमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा लिंग विकास के दृष्टिकोण में है? बायोलॉजिकल अप्रोच भी है और कॉग्निटिव अप्रोच भी है। देखो मेजर 4 अप्रोचेस हैं, 4 अप्रोचेस हैं जिसमें से 2 दे रखी है, बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव। बाकी 2 कौन सी है इसका मैं आंसर टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी 2 ये लिख रखी है, बायोलॉजिकल थी उसमें, कॉग्निटिव थी, सोशल लर्निंग थ्योरी एंड जेंडर स्कीमा थ्योरी। ये थ्योरेटिकल अप्रोचेस हैं जेंडर डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन द बेबी इज लर्निंग टू वॉक देन ऑफ द सोशल एनवायरनमेंट हेल्प्स द मोस्ट? जब बच्चा चलना सीख रहा होता है तो सामाजिक वातावरण का सबसे अधिक मदद करता है। तो सामाजिक वातावरण का कोल्डनेस या स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग मदद करेगा। स्कैफोल्डिंग मतलब चलने के लिए जो टेम्पररी हेल्प दी जाती है, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए कैसी कोई सी गाड़ी होती है जिसमें पहिए लगे होते हैं, यहाँ पे बच्चा ऐसे करके उसमें यहाँ पे बीच में बच्चे को फंसा दिया जाता है और वह चलना इससे सीखता है।
या कोई भी चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलना सीख सकता है। तो इससे हम स्केप फोल्डिंग कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 25 परमानेंट टीथ इन चिल्ड्रन बिगन्स टू अपीयर एट द एज ऑफ। बच्चों में स्थायी दांत कितने वर्ष की आयु में आने लगते हैं? तो 6 वर्ष की आयु में। 5 से 6 वर्ष की आयु में ही बच्चों के दांत टूटना और आना शुरू हो जाते हैं। 10 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 12 साल तक तो सब कंप्लीट ही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? केंद्रीय प्रबंधक अस्थायी रूप से कार्यशील स्मृति की क्षमता का विस्तार कर सकता है। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैन टेम्परली एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी। ये क्वेश्चन मेमोरी से बना हुआ है। जो आपकी वर्किंग मेमोरी होती है, इसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि ये 10 से 12 सेकंड तक ही रहती है। तो हमारा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसकी पावर को या इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकता है। सही बात है ये ऑप्शन। यह सूचना को दो अलग अलग सहायक प्रणाली यानी शाब्दिक और दृश्य में स्थानांतरित करके अस्थायी रूप से कार्यशील स्मृति की क्षमता का विस्तार करता है। इट टेम्परली एक्सपेंड द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी by transferring information into two different auxiliary scheme systems, verbal and visual। ये भी सही है। यह दो अलग अलग में बांट देगा आपकी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है उसको, कि इसमें वर्बल क्या है, यानी इसमें शाब्दिक चीज क्या है, सुनने योग्य पढ़ने योग्य क्या है, और इसमें दृश्य स्मृति कौन कौन सी है। तो यह भी इसका सही आंसर है। दोनों ही सही है। अगेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड द एबिलिटी टू कोऑपरेट इन मोर अमंग गर्ल्स देन बॉयज इन फ्रेंडशिप। मध्य बाल अवस्था के दौरान मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में सहयोग करने की क्षमता अधिक होती है। इंटीमेट शेयरिंग इज मोर कॉमन गर्ल्स देन बॉयज इन फ्रेंडशिप ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। मध्य बाल अवस्था में की मित्रता में लड़कों की तुलना में लड़कियों में अतरंग साझा करने का अधिक सामान्य होता है। लड़कियां ज़्यादा शेयर करती हैं, जल्दी शेयर करने लगती हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है। और ये जो है कोऑपरेट इन एमोंग गर्ल्स, देखिए गर्ल्स में कोऑपरेशन इतना जल्दी नहीं आ पाता क्योंकि काफ़ी सारी बाउंडेशंस होती हैं। कई बार वो चाहते हुए भी अपनी जो सहायक को, अपनी जो सहेली है या जो अपनी फ्रेंड है उसको कोऑपरेट नहीं कर पाती। फैमिली प्रेशर भी होता है, समाज का प्रेशर भी होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। फर्स्ट में लिखा था गर्ल्स ज़्यादा करती हैं, गर्ल्स ज़्यादा नहीं करती, बॉयज़ ज़्यादा कोऑपरेट कर पाते हैं और आसानी से कोऑपरेट कर पाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। 28 विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम? मिड डे मील स्कीम को सबसे पहले लागू किया था तमिलनाडु ने, जहाँ तक मुझे याद है 1995 में लागू किया था। 29 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा कथन सही है? रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ आर सेम थिंग। वास्तविक स्वयं और आदर्श स्वयं एक ही चीज होता है। रियल सेल्फ मीन्स द पर्सन ही सी एक्चुअली इज। वास्तविक स्वयं का अर्थ है व्यक्ति जो वह वास्तव में है। सेकंड बिल्कुल सही है। रियल सेल्फ और जो आइडल सेल्फ होता है, दोनों में अंतर होता है। रियल सेल्फ मतलब वह होता है कि जो व्यक्ति खुद है, और आइडल सेल्फ वो होता है जैसा व्यक्ति बनना चाहता है। हर व्यक्ति के मन में एक आइडल होता है कि मुझे इसके जैसा बनना है, तो वो उसका आइडल सेल्फ है। और रियल सेल्फ बच्चा व्यक्ति खुद जो है वह रियल सेल्फ है। तो इसमें सिर्फ सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। मोर टाइटली ऑर्गेनाइज्ड प्लेस हैव एन एज इन मोटर डेवलपमेंट चाइल्डहुड देन अनस्ट्रक्चर्ड प्ले। अधिक व्यवस्थित खेल बचपन में मोटर विकास में अनसंरचित खेल की तुलना में अधिक लाभप्रद होते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। ऊबड़ खाबड़ व लुढ़कने वाले खेल स्वतंत्र असंरचित गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। रज्ड एंड रोलिंग प्ले कम अंडर फ्री अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी। देखो
अगर यहाँ पे बात चल रही है कि जो मोर टाइटली ऑर्गेनाइज्ड प्लेस होते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आपको यही करना है, आपको ऐसे ही करना है, ये है मोटर विकास में कह रहा है कि ज़्यादा लाभप्रद होते हैं। तो गलत है, ये ज़्यादा लाभप्रद नहीं होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्ले होना चाहिए, प्ले में एकदम बहुत से रूल्स नहीं होना चाहिए, फ्री है, आप अपने हिसाब से रूल्स बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा नियम भी नहीं है। इस प्रकार के गेम ही बच्चों के मोटर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ऊबड़ खाबड़ वाले जो होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज के अंदर ही आते हैं। सेकंड इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन तो अभी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। कोशिश करूंगा कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसमें बाकी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करके टोटल आपका ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। बाकी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और आपको सोशल मीडिया हैंडल भी मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।